होप आप सब लोग ठीक होंगे। सो टुडे वी डिस्कस द पार्ट थर्ड ऑफ द चैप्टर द ब्रिक डेट्स एंड बोन्स द हड़प्पन सिविलाइजेशन। आज हम ठीक है पार्ट थर्ड में बेसिकली डिस्कवरिंग दी हड़प्पन सिविलाइजेशन से लेके जितने भी आपके आखिरी तक टॉपिक है आज हम सारे कवर अप कर लेंगे और इसी के साथ आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बेसिकली आज हम उन आर्कियोलॉजिस्ट की बात करेंगे जिन्होंने हड़प्पन सिविलाइजेशन को ढूंढने में अपना योगदान दिया। देखो पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड में मैंने बहुत सारे टॉपिक्स कंप्लीट करवा दिए। हमने पार्ट फर्स्ट में हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर सिस्टम के बारे में सारा कुछ देखा। पार्ट सेकंड में हमने उनकी क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में देखा। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को ढूंढने के लिए किन किन आर्कियोलॉजिस्ट ने अपना योगदान दिया, किन किन के कारण हमें इस सिविलाइजेशन के बारे में पता लगा। करवाने से पहले जो बच्चे मेरे चैनल पर न्यू हैं वो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जितना हो सके उतना करो। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करना। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर वहाँ पे बाय चांस PDF नहीं ओपन होती है तो मैं इसको ठीक है इंस्टाग्राम अपने हैंडल पे भी डाल दूंगी, आप वहाँ पे भी इसको जाके देख लेना। इंस्टाग्राम का हैंडल ठीक है वो भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कर दूंगी, तो आप प्लीज उसे विजिट आउट करना। तो जो फर्स्ट टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे वो है क्यूनिंघम्स कंफ्यूजन। आखिर क्या थे क्यूनिंघम की कंफ्यूजन और किस करके ये हड़प्पन सिविलाइजेशन को अच्छे से समझ नहीं पाया था। देखो क्यूनिंघम बेसिकली कौन था पहले आप ये समझो। क्यूनिंघम का पूरा नाम था अलेक्जेंडर क्यूनिंघम। ही वॉज द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी और ये पहला डायरेक्टर जनरल भी था ASI का, मतलब आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया का पहला डायरेक्टर जनरल भी क्यूनिंघम को माना जाता है। आखिर इसके क्या कंफ्यूजन थे जिस करके ये हड़प्पन सिविलाइजेशन को अच्छे से नहीं समझ में पाया, तो सुनो। क्या होता है कि क्यूनिंघम का बहुत ज़्यादा मेन इंटरेस्ट होता है आपकी 6 to लेके 4 सेंचुरी के बीच में, यानी अर्ली हिस्ट्री और लेटर हिस्ट्री के बीच में इसको बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्ट होता है। इसने हड़प्पन सिविलाइजेशन को समझने के लिए बहुत सारे रिटन डॉक्यूमेंट्स भी देखता है, ठीक है, जिसमें से ये चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज के डॉक्यूमेंट्स को भी रेफर करता है। क्यूनिंघम को बेसिकली ये लगता था कि शायद इंडिया चाइना पास पास में है, जिस करके शायद चाइना के पास हड़प्पन सिविलाइजेशन की कुछ थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन रही होगी, तो इस करके ये ठीक है चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज के टेक्स्ट्स को रेफर करता है। अब ये टेक्स्ट्स किस किस के थे, ये थे आपके फाक्सोन एंड ज़ुआंगजिंग के। बुक में ये नहीं लिखा है इसको, बट आप नोट कर लेना क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इनके ये टेक्स्ट्स देखता है, ठीक है। और ये जो चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज थे वो बेसिकली 7 से 4 सेंचुरी के बीच में आए थे। देखो यहाँ पे टाइम डिफरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्यूनिंघम को समझने के लिए। क्यूनिंघम इसलिए कंफ्यूज था क्योंकि इसने डिफरेंट टाइम पीरियड्स को बीच में स्टडी कर लिया था। इसका मेन इंटरेस्ट था 6 to 4 सेंचुरी के बीच में, जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड ही नहीं है। ऑन दी अनदर हैंड इसने गलत टाइम पीरियड के रिकॉर्ड्स को रेफर कर लिया था। तो पहले भी बताया है कि अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हो तो आपके लिए टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। जिस टाइम पीरियड की बात है अगर आप उसे नहीं समझोगे तो ऑफकोर्स आपके भी मन में कंफ्यूजन क्रिएट होगी। अब देखो इसने गलत टाइम पीरियड के रिकॉर्ड्स उठा लिया और ये अपनी ही मेन इंटरेस्ट जिसका इसका इंटरेस्ट है, ठीक है, उसी के बीच में घूम रहा है, तो ऑफकोर्स कंफ्यूजन क्रिएट होगा। अब चाइना में तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में कुछ बताया ही नहीं गया, तो उसके रिकॉर्ड्स में इसको कहाँ से हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पता लग जाएगा। यही थी कंफ्यूजन, ठीक है, जो क्यूनिंघम ने अपने खुद में क्रिएट कर ली थी। इवन एंड में आपको ये भी बताया गया है कि एक इंग्लिशमैन, ठीक है, इसके हड़प्पन की सील भी इसको देता है। देखो इसके पास हड़प्पन की सील भी आ गई, बट उससे ये अपने टाइम फ्रेम में एडजस्ट ही नहीं कर पाया। इसे शुरू से ही ये लगता था कि जो इंडियन हिस्ट्री है, मतलब अगर हम भारत का इतिहास देखें वो सिर्फ गंगा वैली सिविलाइजेशन से स्टार्टेड है, नॉट कि आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन से। अगर मैं सिर्फ 2 लाइनों में आपको इसकी कंफ्यूजन के बारे में बताऊं तो सिर्फ इसको टाइम पीरियड का ही कंफ्यूजन रह गया था और कुछ भी नहीं। क्यूनिंघम ने तो ठीक है अपना योगदान दे दिया जो भी देना था, बट एक्चुअली में किसने ठीक है हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हमें बताया। पार्ट फर्स्ट में मैंने एक आदमी का नाम लिया था, वो थे जॉन मार्शल। मैंने आपको वहां पे ही इंडिकेट किया था दैट ही वाज द प्रोफेशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया। अब इनका भी ठीक है इसमें योगदान हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में आखिर क्या था। सबसे पहले ये समझो, देखो हमें बहुत सारी सील्स मिलती हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन में, कितनी अप्रॉक्स आपको 3000 सील देखने को मिलती हैं। ऐसे ही सील आपकी इंडिया के आर्कियोलॉजिस्ट ने भी देखी थी, जैसे दयाराम सैनी एंड राखलदास बनर्जी। दयाराम सैनी को हड़प्पा में एक ऐसी सील मिलती है एंड ऑन दी अनदर हैंड आपके राखलदास बनर्जी को भी मोहनजोदड़ो में सील मिलती है। तो सील जब इनको मिली तो इन्होंने एक्सपेक्ट करना शुरू किया, ठीक है, खुदाई करना शुरू किया कि चलो और देखते हैं और हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। फिर आपका नेक्स्ट आ
आदमी आते हैं वो हैं जॉन मार्शल। 1924 को, ठीक है, ही वॉज दी डायरेक्टर जनरल बनते हैं आपके आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया। इनको प्रोफेशनल डायरेक्टर जनरल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन्होंने पहले ग्रीस एंड क्रेट में बहुत ज़्यादा काम किया है। फिर ये इंडिया में आके, ठीक है, खुदाई करते हैं एंड हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हमें बताते हैं। इवन इनके वर्क को एस एन रॉय ने अपनी एक बुक में द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट में भी मेंशन किया है। उन्होंने ये बताया था कि जॉन मार्शल ने, ठीक है, आपकी ये जो सिविलाइजेशन थी वो 3000 साल पुरानी और बताई है। मतलब हमें ये पता लगता था कि सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है वो आपकी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है या फिर इजिप्ट की सिविलाइजेशन है, बट इनकी बुक से हमें ये पता लगा कि नहीं, सबसे पुरानी जो सिविलाइजेशन है वो इंडिया की सिविलाइजेशन है, हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब जॉन मार्शल क्या करते हैं, एक्सवर्केट करना शुरू करते हैं, ठीक है, खुदाई करना शुरू करते हैं, बट ये भी एक चीज़ में पीछे रह जाते हैं। ये बेसिकली स्ट्रेटोग्राफी मेथड को अडॉप्ट नहीं करते। अब समझो स्ट्रेटोग्राफी मेथड क्या है। देखो, स्ट्रेटोग्राफी मतलब होता है कि जब आप लेयर्स की स्टडी करते हो, मतलब डीप स्टडी करते हो। अगर आपने डिगिंग करनी है कोई चीज़ की, कोई एंशियंट चीज़ निकालनी है, तो उससे लेयर से ही आप उसका टाइम पीरियड नोट कर पाओगे। देखो, जितनी डीप आपको कोई चीज़ मिलेगी आप खुद अनुमान लगाओगे कि ये उतना ही पुराना है। जॉन मार्शल ने क्या किया था, यूनिफॉर्मली ही डिग करना शुरू कर दिया था। मतलब उन्होंने लेयर्स का ध्यान ही नहीं रखा, जहाँ उन्हें मिलता था वो और नीचे डिग करते रहते थे, और जो जो आर्टिफैक्ट्स उन्हें मिलते थे वो उन्हें एक साथ रखना उन्हें शुरू कर दिया था। अब इससे क्या हुआ, एक साथ आप सभी आर्टिफैक्ट्स को रख रहे हो, उससे क्या होगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि ये आर्टिफैक्ट्स कौन से टाइम पीरियड का है और ये आर्टिफैक्ट्स कौन से टाइम पीरियड का है। इससे क्या हुआ था, हमारे पास जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी वो एक टोटली खराब हो गई, क्योंकि हमें तो आर्टिफैक्ट्स पूरे सेम टाइम पीरियड के ही लगने थे, बट जॉन मार्शल ने उन आर्टिफैक्ट्स को टाइम के अकॉर्डिंग डिफ्रेंशिएट नहीं किया था। जॉन मार्शल की, ठीक है, प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने के लिए, मतलब उनकी प्रॉब्लम को सोल्यूशन देने के लिए हमारे पास दूसरे आर्कियोलॉजिस्ट आते हैं 1944 को। वो थे आपके आर्यम व्हीलर, ठीक है। आर्यम व्हीलर ने अब क्या किया था, बेसिकली जो जॉन मार्शल की आपकी स्ट्रेटोग्राफिक लेयर है जो इन्होंने इग्नोर की थी, उसको उन्होंने बोला था कि नहीं, अगर आप कोई डिगिंग कर रहे हो, एक्सवर्केट कर रहे हो कोई भी चीज़ को, तो आपको स्ट्रेटोग्राफिक लेयर का ही सहारा लेके, ठीक है, कोई चीज़ निकालनी है, तभी आपको, ठीक है, टाइम पीरियड का पता लगेगा कि अच्छा ये आर्टिफैक्ट इस टाइम पीरियड का है। उसी के दौरान फिर हम हड़प्पन सिविलाइजेशन को भी और डीपली समझ पाएंगे। इस लेयर का, ठीक है, इस मेथड का यूज़ करके हमें बहुत सारी और भी साइट्स डिस्कवर हुई, जैसे लोथल हो गया, धोलावीरा हो गया, आपकी कालीबंगा हो गया। इवन प्रेजेंट में हमें और भी साइट्स देखने को यहाँ पे मिलती हैं। कि आर्यम व्हीलर ने अकेले ही, ठीक है, ये एक्सवर्केट किया नहीं, आर्यम व्हीलर के साथ पूरी एक टीम थी जिन्होंने डिटेल स्टडी की थी इन लेयर्स के बारे में और उन आर्टिफैक्ट्स के बारे में। तो इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहता है हड़प्पा सिविलाइजेशन को समझने के लिए। देखो, अभी तक मैंने सिर्फ आपको मेन बात बताई है, ठीक है। मैं लाइन टू लाइन अभी इस चैप्टर में आपको इस टॉपिक में एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन ही नहीं आता। जो क्वेश्चन वाली बात थी वो मैंने वीडियो में बोलती है, अगर आपने रीडिंग लेनी है तो आप उसको जस्ट रीड कर सकते हो, बट जो वीडियोस में पॉइंट बोले गए हैं प्लीज आप उसको नोट डाउन कर लेना, क्योंकि वो क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव प्रॉब्लम्स ऑफ पीसिंग टुगेदर द पास्ट। इसे आप ध्यान से समझना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। इस चैप्टर में जो मेन 8 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे वो बनेंगे आपके आर्किटेक्चर सिस्टम से, जो हमने मोहनजोदड़ो पार्ट फर्स्ट में देखा, फर्स्ट में देखा। एंड आपके जो सेकंड क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 8 मार्क्स में पूछा जाता है वो बनता है यही, प्रॉब्लम्स ऑफ पीसिंग टुगेदर द पास्ट। आखिर हिस्टोरियंस ने पास्ट की जो आपकी चीज़ें थी उसको कैसे रिकंस्ट्रक्ट किया, कैसे बताया कि हाँ जी ये जो चीज़ थी वो इसी काम के लिए यूज़ होती थी, कैसे उन्हें ये चीज़ के बारे में पता लगा। तो इस टॉपिक में हम वो ही देखेंगे। देखो, कोई भी पास्ट की चीज़ को रिकंस्ट्रक्ट करना इतना ज़्यादा ईजी नहीं होता है, बहुत सारे मेथड्स यूज़ करते हैं। तो आपकी बुक में जो फर्स्ट टॉपिक है वो है क्लासिफाइंग दी फाइंड्स, ठीक है। अब इन्हें जो चीज़ें मिलती थी, फाइंड्स क्या होता है, जो चीज़ें इन्हें मिली, ठीक है, उनको इन्होंने कैसे क्लासिफाई किया वो समझना है। अब देखो, आर्कियोलॉजिस्ट को ये तो नहीं पता है ना कि ये चीज़ इसलिए यूज़ होंगी, वो तो इस टाइम पे प्रेजेंट नहीं थे जिस टाइम पे ये सिविलाइजेशन थी। तो उन्होंने इस चीज़ को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया।
फर्स्ट उन्होंने देखा कि ये किस मटेरियल की बनी है, सेकंड उन्होंने उसका फंक्शन देखा कि अच्छा ये क्या फंक्शन करेगी, ये मटेरियल जो है वो क्या चीज़ कर सकती है। इसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्लासीफाइड्स किया आपके आर्टिफैक्ट्स को। वो सबसे पहले बताते थे जो समझ लो कोई भी कोई चीज़ मिली, ठीक है, उसका पहले मटेरियल चेक करेंगे, क्या ये टेराकोटा है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये क्या चीज़ है, ठीक है। सेकंड वो देखेंगे कि अच्छा ये क्या फंक्शन परफॉर्म करेगी, क्या ये चीज़ कर सकती है। अब आपके बुक में एक सोर्स भी बताया गया है, ठीक है, कि एक पत्थर है जिसका नेम है सैंडल क्रेन। वो देखो ये वो पत्थर जो था वो हार्ड मटेरियल का था, पहले उन्होंने ये डिस्कस किया। सेकंड वो बोलते थे कि शायद ये, ठीक है, मसाले पीसने के लिए, ठीक है, आपके यूज किया होगा। तो ऐसे ही वो आर्टिफैक्ट्स को आइडेंटिफाई किया करते थे। हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमें बहुत ज़्यादा अनयूजुअल मटेरियल भी मिलते हैं, अनफिनिश्ड मटेरियल भी मिलते हैं, बट उन्हें समझना भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। आपकी बुक में स्टार्टिंग में ही बताया गया है कि कई मटेरियल ऐसे थे जो कि डिकम्पोज हो गए थे, जो कि हमें बिल्कुल पता ही नहीं लगे। अब देखो जो कपड़ा है, ठीक है, वो क्या पहना करते थे, हमें इतना उनके बारे में नहीं पता क्योंकि वो डिकम्पोज हो जाता है। जो मटेरियल रह गया था सिर्फ हमने उससे ही, ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन को डिटेल में समझा। तो ये चीज़ें थी जिस करके आपके आर्टिफैक्ट्स को क्लासिफाई किया हिस्टोरियंस के द्वारा। टॉपिक का, इस चैप्टर का, इस पार्ट का जो लास्ट टॉपिक है वो है आपका प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। अब देखो, अब हमने सारा इन हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा, क्या सिविलाइजेशन है, क्या आर्किटेक्चर सिस्टम है, खेती कैसे किया करते थे, ड्रेनेज सिस्टम, नालियों का क्या सिस्टम था, कैसे ये आर्टिफैक्ट्स को क्लासिफाई करते थे, किस किन बंदों ने, ठीक है, अपना योगदान दिया, सारा पढ़ लिया। बट हमने रिलीजन के बारे में नहीं पता, ठीक है, आखिर ये इनकी रिलीजन एक्टिविटी क्या होती थी। अब इस टॉपिक में हम वही देखेंगे। देखो हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी, जैसे पहली आपकी बुक में इमेज बनी हुई है मदर गॉडेस की। हमें इससे ये पता लगता था कि एक ना लेडी होती थी जिसने बहुत ज़्यादा हैवीली ज्वेलरीज वगैरह डाली होती थी। हमें इससे ये पता लगा कि शायद ये मदर गॉडेस होगी, ठीक है, देवी होगी जिसकी ये लोग पूजा करते थे। ऐसे ही, ठीक है, मोहनजोदड़ो में भी आपके, ठीक है, एक प्रीस्ट किंग की मूर्ति मिलती है जो एकदम स्टैंडर्डाइज पोजीशन में खड़ा है, जैसे राजा पोज मारते थे ना वैसे ही वो खड़ा है। तो उससे उन्होंने ये अनुमान लगाया कि शायद यहाँ पे एशियंट अथॉरिटी भी रही होगी, जैसे हमने पार्ट सेकंड में डिस्कस किया। ऐसे ही हमें और भी चीज़ें मिलती हैं, जैसे ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ बेसिकली क्या था कि जो रिलीजियस पर्पज़ के लिए शायद वहाँ पे नहाया करते थे। तो ये रिलीजियस एक्टिविटीज़ यहाँ से ये जोड़ते थे, ठीक है, जो भी इन्हें स्ट्रक्चर मिलता था वो रिलीजियस पर्पज से जोड़ते थे। ये ग्रेट बाथ बेसिकली आपकी कालीबंगा के रीजन में हमें देखने को भी मिलता है। ऐसे ही फायर ऑल्टर्स थे जो आपके, ठीक है, जिसमें वो ये अनुमान लगाते थे कि शायद यहाँ पे यज्ञ वगैरह हुआ होता या फिर करते थे ये लोग, ठीक है, जो कि लोथल में मिला। ऐसे ही आपके, ठीक है, और भी चीज़ें मिलती हैं। हमें यहाँ पे ये भी पता लगता है कि यहाँ पे शायद नेचर की भी वर्शिप होती थी। नेचर की कैसे, जैसे आज हम पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, वहाँ पे, ठीक है, इन्हें एनिमल मोटिव्स भी मिलते हैं। एनिमल मोटिव जैसे सील के ऊपर आपके एक यूनिकॉर्न, ठीक है, बना हुआ मिला, उसे इन्होंने ये अनुमान लगाया कि शायद इसकी भी, ठीक है, कोई पूजा रही होगी, कुछ ना कुछ ही करते होंगे। उन्हें ट्रीज के ऐसे रिमेन्स भी मिलते हैं सील के ऊपर ना, ऐसे आपके प्लांट मोटिव्स भी बनाए थे, उससे इन्हें पता लगता था कि हाँ जी नेचर की भी वर्शिप होती थी। पास्ट की चीज़ों को रिकंस्ट्रक्ट करना इतना ज़्यादा ईजी नहीं था। देखो हम क्या करते हैं, पास्ट की चीज़ों को, अगर कोई भी पास्ट की चीज़ मिली है तो आर्कियोलॉजिस्ट बेसिकली क्या करते थे, उसे प्रेजेंट के साथ जोड़ देते थे। जैसे अब मैंने अभी पीछे आपको एग्जांपल दिया सैंडल क्रेन का, आज हमारे घर पे भी होता है, ठीक है, जिसमें आप चटनी वगैरह बनाते हो, तो उससे उन्होंने जोड़ दिया कि शायद ये चीज़ें ऐसा किया करते थे। उन्हें जितनी भी चीज़ें मिली वो हमेशा ये पहले ये सोचते थे कि प्रेजेंट में इस चीज़ का क्या इस्तेमाल होता है, फिर उसे कनेक्ट करते थे पास्ट के साथ। अब आपके बुक में, ठीक है, एक एग्जाम्पल और दी गई है कि इन्हें एक और सील मिलती है जिसे इन्होंने अपना नाम दिया, इनको नाम दिया था उस सील का प्रोटोशिवा। अब ये प्रोटोशिवा क्या है, तो देखो प्रोटोशिवा में बेसिकली एक, ठीक है, आदमी है जो एक योगा के पोज में, ठीक है, योगिक स्ट्रक्चर में बैठा हुआ है एंड उसके आसपास भी कितने सारे एनिमल्स हैं। तो इस सील को उन्होंने प्रोटोशिवा बोला। अब इससे सील को उन्होंने क्या डिनोट किया, देखो इसको समझने के लिए उन्होंने पुराने लिटरेचर भी इस्तेमाल किए आपके, जैसे ऋग्वेदा जो कि 1500 से लेके 1000 BC के टाइम पे लिखा गया था। वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट जो ओल्डेस्ट आपका टेक्स्ट है वो ऋग्वेदा ही
ही है, उससे इन्होंने रेफरेंस लिया। उसके टेक्स्ट में बेसिकली रुद्र और पशुपति के नेम्स मेंशन थे। रुद्र बेसिकली शिव भगवान को बोलते हैं एंड पशुपति भी उनको ही बोला जाता है। पशुपति का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ एनिमल्स, ठीक है। तो उन्होंने कहा शायद ये होंगे, बट उन्हें कोई भी ऐसे सिमिलर चीज़ वहाँ पे देखने को नहीं मिली उनके टेक्स्ट में। तो उन्होंने आखिरी में ये अनुमान लगाया कि शायद नहीं, ये जो आपकी सील है प्रोटोशिवा की वो शायद शाहमांस होंगे। शाहमांस कौन होते हैं? जो बेसिकली मंत्र वगैरह करते हैं, ठीक है। जैसे आज के ज़माने में बात करूँ तो बेसिकली बाबा, ठीक है, आपके हो गए। तो ये क्या करते थे बेसिकली, शामस वो लोग होते हैं जो दूसरे वर्ल्ड, मतलब जो आउटर वर्ल्ड आत्माओं के साथ, ठीक है, कनेक्ट में आते हैं, उन्हें शामस बोला गया था। तो वो सील को देख के ये बोलते कि हाँ शायद ये जो आपकी प्रोटोशिवा है ना, इसके बीच में जो आदमी बैठा वो शायद शाहमांस ही है। के साथ ही, ठीक है, इन्हें एक कॉनिकल शेप का स्ट्रक्चर भी मिलता है जिन्हें ये लिंग के नाम से डिनोट करते हैं। जैसे आज शिवलिंग होता है वैसे ही, ठीक है, इन्होंने इससे भी जोड़ दिया कि शायद ये लिंगा होगा, ठीक है, शिव भगवान का ही कोई स्ट्रक्चर होगा जिससे ये रिलीजियस एक्टिविटीज किया करते थे। आर्कियोलॉजिस्ट तो उस टाइम पे खुद नहीं प्रेजेंट थे ना, जो आपको बता दे कि नहीं ये चीज जो प्रोटोशिवा ना वो इसके लिए यूज होती थी। तो वो अनुमान लगा के ही सारा उन्होंने सिस्टम हमें, ठीक है, बताया। हड़प्पन सिविलाइजेशन का जितना भी सिस्टम था हमारे सामने पेश किया। इसी के साथ, ठीक है, आपका ये चैप्टर भी खत्म होता है। अगर कोई भी कंफ्यूजन रिलेट रह गई हो इस चैप्टर, इस वीडियो के रिलेटेड कुछ ना समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आपको इसके नोट्स चाहिए तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी। और अगर आपको मेरा ये काम अच्छा लगता है तो जितना हो सके लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी जाके फॉलो करना, ठीक है। और अगर आपको कुछ भी डाउट रहा हो तो प्लीज़ आप बेझिझक, ठीक है, इस वीडियो में पूछ सकते हो। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। ऐसी और वीडियो के साथ मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।